कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं, रेफ और डैनी। ये दोनों बच्चे खेलते खेलते ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे वो वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ रहे हैं और जर्मन्स को मार रहे हैं। इतने में वहां डैनी के पिता अपना प्लेन लेकर पहुंचते हैं और दोनों बच्चे उस प्लेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन खेल ही खेल में प्लेन चालू हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो कुछ ही दूर जाकर रुक जाता है। ये देखकर डैनी के पिता गुस्से में आ जाते हैं और डैनी को पीटने लगते हैं। इतने में रेफ डैनी के पिता पर हमला करता है और कहता है कि तुम एक गंदे जर्मन हो। तभी डैनी के पिता कहते हैं, मैं जर्मन्स के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में लड़ा था और मैं ये नहीं चाहता कि एक ऐसा युद्ध फिर से हो, क्योंकि उसमें लाखों लोग मारे गए थे। इतना कहते ही वो वहां से चले जाते हैं। तभी हमें सन 1914 का समय दिखाया जाता है। इस समय तक वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी। हिटलर की जर्मन सेना ने यूरोप पर हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका अभी भी इस युद्ध से दूर था। इधर डैनी और रेफ भी बड़े हो चुके हैं और अब वो एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट हैं। तभी हम देखते हैं कि जिमी, जो कि उनका मेजर था, वो रेफ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन ब्रिटिशर्स ने ईगल स्क्वाड्रन में किया है। अगर तुम चाहें तो जा सकते हो, लेकिन लेफ्टिनेंट होने के नाते मेरा तुम्हें रोकने का फर्ज है। तभी रेफ कहता है कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते। जिमी जवाब देता है, मैं बेशक जाता। ये सुनकर रेफ अपनी पैकिंग शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही डैनी को रेफ के जाने की खबर मिलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे रुकने को कहता है। लेकिन रेफ ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उसे फाइटर बनना है और वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रेफ अपने मेडिकल टेस्ट के लिए आगे जा रहा है, जहां उसका आई टेस्ट, हेल्थ टेस्ट और भी दूसरे तरह के टेस्ट होने वाले हैं। रेफ जब अपने आई चेकअप के लिए जाता है तो वो थोड़ा घबराता है, क्योंकि उसे डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें पढ़ने में परेशानी होती है। और जब वो आई चेकअप के लिए जाता है तो वहां एल्विन नाम की नर्स, जो उसका चेकअप करती है, वो समझ जाती है कि उसे पढ़ने में परेशानी है, जिस पर वो कहती है कि हमें 20/20 आई विजन की जरूरत है और तुम तो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पास नहीं कर सकती। इतना सुनते ही रेफ कहता है कि उसे सिर्फ पढ़ने में ही दिक्कत है, लेकिन मैं एक भागते हुए खरगोश पर भी सटीक निशाना लगा सकता हूं। यह देखकर एवलिना इंप्रेस हो जाती है और उसके जुनून को देखकर उसे पास कर देती है। यहीं से रेफ को एल्विन से प्यार हो जाता है। उसने अपने प्यार का इजहार किया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि एल्विन कहती है, पता नहीं कल पर्ल हार्बर पर क्या होने वाला है। इतने में रेफ उसे बताता है कि वो कल जंग पर जा रहा है। ये सुनकर एल्विन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अब तक इस बात से बिल्कुल अनजान थी। तभी एल्विन कहती है कि वो तुम्हें जंग पर कैसे बुला सकते हैं, जिस पर रेफ कहता है कि ये उसका फैसला है, वो फाइटर बनना चाहता है और ये उसका एकमात्र सपना है। तभी हमें रेफ को जंग पर जाता हुआ सीन दिखाया जाता है। इधर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि कब तक हम ये ढोंग करते रहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो रहा है, हमें अपने पड़ोसी देशों की मदद करनी चाहिए। लेकिन टीम इस पर सहमत नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान अमेरिका से परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने जापान के तेल की सप्लाई को रोक रखा था, जिस वजह से जापान के पास सिर्फ 18 महीनों के लिए ही तेल के भंडार बचे हुए थे। इस परेशानी को देखते हुए जापान के नेता कहते हैं कि हमें अमेरिका पर हमला करना ही होगा, लेकिन इस हमले की कानो कान भनक अमेरिका को नहीं मिलेगी, यानी ये हमला अचानक किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम उनका पर्ल हार्बर बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अगले सीन में हमें रेफ दिखाया जाता है, जो प्लेन उड़ा रहा है और दुश्मन के कई प्लेन्स को ध्वस्त कर चुका है। फ्री टाइम होने पर वो एल्विन को लेटर्स भी लिखता है। वो लिखता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और यहाँ पर कदम कदम पे खतरा है। वो आगे लिखता है कि परसों रात उसने जिन पायलट्स के साथ बियर पी थी, आज वो नहीं रहे। अगले ही दिन रेफ के साथ भी एक घटना होती है। दरअसल वो दुश्मनों से दो हाथ कर ही रहा होता है कि तभी दुश्मन एक के बाद एक कई बार उसके प्लेन पर फायर करते हैं, जिससे उसका प्लेन समुद्र में गिर जाता है और ये मान लिया जाता है कि अब रेफ नहीं रहा। एल्विन तक भी ये खबर पहुंचाई जाती है। रेफ के बारे में एल्विन को इन्फॉर्म करने के लिए रेफ का दोस्त डैनी जाता है, क्योंकि रेफ ने जाने से पहले अपने दोस्त यानी कि डैनी से कहा था कि अगर जंग में उसे कुछ भी हो जाए तो ये खबर तुम एल्विन तक पहुंचाना, ताकि उसे संभालने के लिए उसका दोस्त मौजूद रहे। इधर जैसे ही डैनी एल्विन को खबर देता है तो वो टूट जाती है। एल्विन दुखी रहने लगती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना होगा और वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होती है। क्योंकि रेफ का दोस्त डैनी भी एल्विन को पसंद करता है, वो उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे एल्विन को डैनी से प्यार हो जाता है। इधर जापान अमेरिका पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो अमेरिका को गुमराह करने के लिए गलत मैसेजेस भेजता है और पर्ल हार्बर की हर जानकारी जुटाता है। जापान के जहाज भी अमेरिका की रडार से कहीं गायब हो जाते हैं, जिससे अमेरिका टेंशन में होता है। तभी 6 दिसंबर को
रेफ एल्विन के सामने आता है। रेफ को देखकर एल्विन इमोशनल हो जाती है और कहती है, हमें तो लगा था तुम मर चुके हो। तभी रेफ बताता है कि उसका जहाज समुद्र में गिर गया था और कुछ फ्रेंच के मछुआरों ने उसकी मदद की। तभी एल्विन उसे बताती है कि अब वो और डैनी एक साथ है। ये सुनकर रेफ एकदम सुन पड़ जाता है और डैनी से बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में रेफ के लौटने की खुशी में उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, जहां डैनी भी आता है, लेकिन रेफ उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। डैनी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेफ नहीं समझता और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद दोनों एक कार में एक दूसरे से बात करते हैं, जहां डैनी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रेफ कहता है मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक होगा, और वो दोनों उसी कार में सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिका को यह पता चल जाता है कि जापानीज उन पर हमला करने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि जापानीज कहां हमला करने वाले हैं। इधर जापानीज ये प्लान करते हैं कि वो सुबह सुबह अमेरिका के पर्ल हार्बर के पैसिफिक फ्लीट पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे। इसलिए वो पहाड़ों से भी नीचे अपने प्लेन्स को उड़ाते हुए वहां तक लाते हैं और अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर उसे तबाह कर देते हैं। यह अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला होता है। यूं तो दोस्तों यहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है, लेकिन किसी तरह डैनी और रेफ अपने प्लेन तक पहुंच जाते हैं। रेफ डैनी से कहता है कि मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर लड़ना, और ये दोनों अपनी टीम के साथ जापानीज के प्लेन्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूरी तैयारी करके आए जापानीज के पास 350 प्लेन्स होते हैं। इधर डैनी और रेफ अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके जापानीज के 29 प्लेन्स को मार गिराते हैं, लेकिन इससे भी जापानीज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनके पास अब भी बड़ी संख्या में प्लेन्स मौजूद थे। लेकिन अब इस हमले से अमेरिका पूरी तरह से हिल जाता है और एक सोया हुआ शैतान भी जाग चुका है। और फिर आता है 7 दिसंबर 1941, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में अब शामिल हो चुका है, और इसकी प्लानिंग हफ्तों से चल रही थी। वो यूनाइटेड स्टेट के साथ शांति बनाने का तो सिर्फ ढोंग कर रहा था, लेकिन अब जापान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। वहीं डैनी और रेफ को कर्नल ट्यू लिटिल के एक सीक्रेट प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है। यह प्रोग्राम जापानीज के खिलाफ था। रेफ वहां जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी वहां एल्विन आती है, जो उससे सीक्रेट मिशन पर जाने से पहले मिलने के लिए आई थी। वो रेफ से कहती है कि वो डैनी के बच्चे की मां बनने वाली है। वो उसे ये भी कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन सब कुछ बदल गया। ये सुनकर रेफ भी सिचुएशन को समझ जाता है और एल्विन और डैनी दोनों को माफ कर देता है। साथ ही डैनी से इस जंग पर जाने के लिए मना करने लगता है। वो कहता है कि एल्विन पहले भी अपना प्यार खो चुकी है, वो नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो, क्योंकि रेफ जानता था इस मिशन से जिंदा वापस आना पॉसिबल नहीं है। तभी डैनी कहता है कि तुम बचपन से मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, लेकिन अब नहीं। इसके बाद दोनों मिशन पर जाने का तय करते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों के साथ बहुत से पायलट्स को देखते हैं। दरअसल ये एक सीक्रेट मिशन था, जिसमें जापान के बीचों बीच स्थित टोक्यो पर हमला करना था। इन पायलट्स को बताया जाता है कि यह मिशन काफी मुश्किल है और नेवी उन्हें टोक्यो में 400 मील दूर तक पहुंचा देगी। इसके बाद हम शिप से उड़ान भरेंगे। यहां हमें बताया जाता है कि इससे पहले इन बॉम्बर्स ने प्लेन्स में बैठकर कभी भी शिप से उड़ान नहीं भरी थी, क्योंकि उड़ान भरने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है। इसलिए इन प्लेन्स के वजन को कम किया जाता है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ये तैयार थे। ये दिन था 2 अप्रैल 1942 का। यहाँ रेफ कहता है कि जापानीज ने हमारे ऊपर लगभग 350 प्लेन्स के साथ हमला किया था, लेकिन हम सिर्फ 16 प्लेन्स के साथ बदला लेने के लिए जा रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तभी उनका कैप्टन कहता है कि हम एक प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जीत सिर्फ उनकी होती है जो जीत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर हथौड़े से वार किया, लेकिन हम इस जंग के बाद पूरी अमेरिका को जीत का यकीन दिलाएंगे। फिर 18 अप्रैल को यह हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन जहां से यह हमला करने वाले होते हैं वहीं जापानीज शिप्स भी पहुंच जाते हैं। और अब अगर ये यहां से उड़ान भरते हैं तो ये जापान पर हमला करने के बाद चाइना तक नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल इनकी प्लानिंग होती है कि जापान के ऊपर हमला करने के बाद ये लोग चाइना में लैंड कर जाएंगे, लेकिन अब अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके पास चाइना तक पहुंचने के लिए फ्यूल ही नहीं बचेगा, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये 16 के 16 प्लेन टेक ऑफ कर जापान तक पहुंच जाते हैं और टोक्यो पर हमला कर देते हैं और टोक्यो को लगभग तबाह भी कर देते हैं। लेकिन अब इनके प्लेन्स में फ्यूल इतना नहीं होता कि ये चाइना तक पहुंच जाए। ये प्लेन समुद्र के ऊपर ही उड़ रहे होते हैं कि तभी इनके प्लेन्स का फ्यूल खत्म होने लगता है। तभी इन्हें एक जमीन दिखाई देती है और ये लैंडिंग के लिए वहां जाने लगते हैं। लेकिन रेफ और डैनी का प्लेन वहां बीच में पहुंचते ही क्रैश हो जाता है, जहां इनका सामना होता है जापानीज सैनिकों से जो डैनी को ले जा रहे होते हैं। तभी इनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें जापानीज मारे जाते हैं। लेकिन इस बीच डैनी पूरी तरह से घायल हो जाता है
और रेफ उसे बताता है कि एल्विन उसके बच्चे की मां बनने वाली है। डैनी को यह बात सुनकर खुशी होती है, लेकिन वो जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और वो रेफ की गोद में आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि अब वो बच्चा तुम्हारा है। और इतना कहते ही डैनी शहीद हो जाता है। चाइना की मदद से सभी पायलट्स को अमेरिका भिजवाया जाता है, जहां डैनी के बारे में सुनते ही एल्विन रोने लगती है। इधर अमेरिकन सरकार इन पायलट्स को सम्मान देती है क्योंकि इन्होंने अमेरिका के लिए वो किया था जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। वहीं एल्विन और रेफ भी शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा भी होता है जो डैनी का बच्चा होता है। इसका नाम वो डैनी ही रखते हैं। रेफ इस बच्चे को उसी प्लेन में लेकर जाता है जिसमें वो और डैनी बचपन में गलती से फंस गए थे और धीरे धीरे इनकी लाइफ आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटॉम बम फेंका और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसमें जापान के लाखों लोग मारे गए, जिस वजह से जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह और मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।